Hello, dear students. In this lecture, we discuss the pharmaceutical jurisprudence BP 505 यूनिट फर्स्ट। हम लोग इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में क्या बना था? ये एक्ट बना था और इसके रूल्स कब आए थे? 1945। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से किए जाते हैं और ये ही आपको आगे फॉलो करना है। आपको लाइसेंस बनाना है, आपका फार्मेसी का है ना, फार्मासिस्ट का लाइसेंस बनाना है, आपको मेडिकल डालना है, आपको होलसेल की दुकान डालनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कंपनी भी डालनी है या फिर आपको पैकेजिंग के लिए कोई कंपनी डालनी है ना। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, किस तरह से लाइसेंस बनेगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल। इसमें हम लोग शेड्यूल पढ़ते हैं कौन कौन से, जैसे GHMNP, ये सब क्या होते हैं? ये सभी फॉलो किए जाते हैं कंपनीज़ में अलग अलग। जैसे कॉस्मेटिक के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए अलग शेड्यूल होता है ना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अलग शेड्यूल होता है। फिर उसके बाद में नार्कोटिक के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप ने मेडिकल डाला और मेडिकल डालने के बाद आपको लाइसेंस मिल गया, फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल गया और आप आपके शॉप पे नार्कोटिक भी रख रहे हैं। आप आपकी शॉप पे हर एक मेडिसिन्स का अलग शेड्यूल है और हर एक मेडिसिन्स का अलग लाइसेंस बनता है। आपके पास में अगर लाइसेंस नहीं है तो आप नार्कोटिक नहीं रख सकते हैं, है ना। ये शेड्यूल बहुत बड़ा है, इसलिए इसे 2 यूनिट में डिवाइड करा है। हम इसे 2 इस पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, D&C एक्ट कब आया था? तो कब आया था? ये 1940 में आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब आया था? तो 1940 में आया था। इसके रूल्स कब आए थे? तो रूल्स आए थे आपके 1945 में। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, कि ये जो एक्ट है ये क्यों बनाया गया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस वजह से ये बना है, ठीक है। देन फिर हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन, कि क्या डेफिनेशन होती है, लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स, कि अगर हम लोग कोई भी शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उसकी क्या डेफिनेशन है एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग। देन फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग। अगर हम लोग किसी भी ड्रग को इम्पोर्ट करते हैं कहीं से, है ना, बाहर से अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके लिए हमें क्या लाइसेंस लगता है, उसका लाइसेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसके लिए क्या पेनल्टी दी जा क्या पेनल्टी से, ये सभी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए जाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, फिर अगर हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ें करती है। कहीं जगह पे API बनता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि मेन होता है, जो हमारे प्रोटीन के साथ में जाके बाइंड करता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब जो ड्रग होती है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, है ना, जब हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल लिया, डिस्प्रिन लिया, है ना, एस्प्रिन जो ड्रग है, तो ये सब क्या है? ड्रग है। ये अलग मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी। देन फिर ये जाके कहाँ जाएगी? अलग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब टैबलेट में क्या होता है? एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, कलर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से API अलग कंपनी में बन रही है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसका लाइसेंस अलग होता है। फिर आपको टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डालनी है तो उसका लाइसेंस, उसके मैन्युफैक्चरिंग सब अलग है, उसका क्राइटेरिया अलग होता है। देन फिर पैकेजिंग की कंपनी, कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ का छोटी छोटी कंपनीज़ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो क्या कहते हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वहाँ की जो ड्रग्स है, वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, तो वो क्या होता है? छोटी कंपनीज़ में होती है। तो वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मेडिकल शॉप डालना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर हम इसी में पढ़ेंगे कंडीशन फॉर ग्रांटेड ऑफ
लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है ड्रग की तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कौन से रूल्स रेगुलेशन करने हैं, आपको क्या दिखाना है गवर्नमेंट के पास में, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, लोन लेना है तो उसके लिए क्या करना है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन फिर सेकेंड यूनिट में आगे का देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कब आया था। ये सभी को ये याद रहना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन किस में से आते हैं, इसी टॉपिक में से आते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको आगे कुछ करना है तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और यह आपको हमेशा आगे काम आता है कि आप जब फार्मेसी में कुछ लॉ बने हैं, क्या एक्ट है, किस तरह से होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बार होता है, जैसे हम लोग रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, ये धारा बनी है, जैसे 144 धारा बनी है, 370 धारा बनी है, सबको पता है कि ये किस लिए बनी है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे फार्मेसी में भी है कि ये जो जीएमपी है वो क्या करती है ना। जीएमपी भी हम आगे देखेंगे, जैसे एसओपी देखते हो आप लोग, ये भी सब चीज़ें हम लोग ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कि किसके लिए क्या बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सिंपल भी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। इसकी सबसे बेस्ट बुक है एन.के. जैन फॉरेंसिक फार्मेसी की, तो हम उसी में से पढ़ेंगे, एन.के. जैन में से। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कॉलेज आकर बुक ले सकते हैं। एन.के. जैन सबसे बेस्ट बुक है और इसका नाम है फॉरेंसिक फार्मेसी। सबको बुक का नाम याद होना चाहिए। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ये एक्ट कब आया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये एक्ट आया था 1940 में और इसके रूल्स आए थे 1945 में। ठीक है, ये एक्ट कब आया था, 1940 में। 1940 में ये एक्ट आया था और 1945 में इसके रूल्स बने थे। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को बनाने के लिए, इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या एम था इनका, तो टू रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इसके अंदर हम लोग क्या देख करते हैं, किस तरह से ड्रग को इंपोर्ट करना है, जैसे बाहर से इंपोर्ट करने के लिए किस तरह से किया जाता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है, उसके लिए क्या रूल्स है, क्या आपको फॉलो करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए किस तरह से लाइसेंस बनाना है, अगर आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे क्या होता है, एकदम कंपनी वाला तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता नहीं है, वो क्या करता है, दूसरी कंपनी को देता है। जैसे सबसे बेस्ट जो है सेल्स कंपनी मैनकाइंड है ना, तो वो क्या करती है, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट लेती है, फिर और भी कंपनी से, कुछ कंपनीज रहती है जो कि खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद ही सेल करती है, और कुछ होती हैं जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सेल करता है, वो कोई और कंपनी करती है। ठीक है, इसी तरह से सेल ऑफ ड्रग, किस तरह से हमें ड्रग की सेल करना है, क्या उसके क्या प्राइस क्या रखनी है, अकॉर्डिंग टू एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होनी चाहिए उसकी ड्रग की। ऐसा नहीं कि आप कुछ तो भी रख दो, है ना। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस होनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए। देन द एक्ट एंड रूल्स हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अमेंडेड मतलब इसमें धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती रहती है, जैसे पहले कुछ नहीं रहता है ना, फिर उसके बाद में हम उसमें और ऐड करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंजेस आते हैं, लाइफ में चेंजेस आते हैं, लाइफ चेंज होती है, तो सेम उसी तरह से
हमारे रूल्स में भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ ऐड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। तो सबसे फर्स्ट क्या था, मेजर अमेंडमेंट कब हुआ था, 1982। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी अधिकतर पूछा जाता है। 1982 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ई, आई एंड एल वेयर डिलीटेड। क्या हुआ था, जो शेड्यूल रहते हैं, जो आगे हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे डीप में। जो ई, आई और एल शेड्यूल थे वो क्या हो गए, वो डिलीट हो गए। शेड्यूल जी एंड एच वेयर रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड। शेड्यूल जी और एच जो थे वो क्या हुए, रिवाइज्ड हुए और ज़्यादा डिस्क्राइब करे गए। एंड न्यू शेड्यूल एक्स शेड्यूल जो है वो इसमें ऐड किया गया। क्या था इसमें अमेंडमेंट, क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हुई, कुछ बदलाव किए गए। तो वो कब किए गए थे, 1982 में किए गए थे। और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ई, आई, एल वेयर डिलीटेड। ई, आई, एल पहले बनाया गया था, फिर उसके बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये ई, आई, एल डिलीट हो गए। जी और एच और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करे गए और इसमें न्यू शेड्यूल ऐड हुआ था एक्स। ये याद होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे भी आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। एज कंपेयर टू अर्लियर टू कैटेगरी, शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग एंड ड्रग अदर देन those specific in schedule C and C1. Drug specified in schedule C, C1 and X. Drug not specified in C, C1 and X. कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक सी, शेड्यूल सी, C1 और X के लिए होती है। कुछ होती है जो कि स्पेसिफिक नहीं होती है। ड्रग स्पेसिफिक शेड्यूल C and C1 excluding those specified in schedule X. Drug specified in schedule X, schedule X, schedule M। schedule M क्या होता है, तो ये कब, इसमें ये कब आए, schedule M and Y introduced in 1988। सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1982। इसमें क्या हुआ था, ई, आई, एल डिलीट हो गए थे। देन फिर उसके बाद में जी और एच क्या हुए थे, और अच्छे से एक्सपेंडेड हुए थे, रिवाइज्ड हुए थे और न्यू शेड्यूल एक्स ऐड हुआ था। नाउ सेकेंड अमेंडमेंट कब हुआ था, इसमें 1988 में, और इसमें वाई शेड्यूल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। शेड्यूल एम मतलब GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जैसे आप लोग कंपनी में जाते हो, कंपनी में क्या होता है, हम लोग कंपनी जो रहती है वो किसके अकॉर्डिंग कौन से रूल्स फॉलो करती है, GMP फुल के रूल्स फॉलो करती है। बार बार वहाँ पे ऑडिट होता है कि वहाँ पे प्रॉपर फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आप जब एंटर होते हो तो आप प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है आपको या नहीं किया जा रहा है, आप प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, कितने रूम्स होने चाहिए आपके कंपनी में, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कहाँ पे आपका फ़ैन होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए आपके रूम की, ये सब चीज़ें कहाँ रहती है, GMP में। ये हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे। Now, the chapter relating to the import of drug and cosmetic shall take effect only such that after the commencement of the Drug and Cosmetic Amendment Act 1972 as the central government may by notification in official gazette appoint in the behalf। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, तो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इंक्लूड ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर internal and external use for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder।
जो हमारी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स हैं वो क्या है, हम लोग उसे इंटरनली भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस करना मतलब पता करना, है ना। डायग्नोसिस मतलब पता करना कि क्या आपको ये डिजीज़ है या नहीं है। देन ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर भी यूज़ किया जाता है और एनिमल्स के ऊपर भी यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला डिस्क्राइब्ड इन द ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, TIP system of medicines specific in the first schedule of the Act. Central License Approving Authority means the drugs controller, India, appointed by the central government. ड्रग क्या होती है? तो ड्रग ऑल मेडिसिन फॉर, ये क्या है डेफिनेशन से, ठीक है। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी की डेफिनेशन देखी अभी हमने। सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी क्या होती है? तो इसका मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर, इंडिया अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसा ड्रग कंट्रोलर होता है डीसी, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। ड्रग क्या होती है? अब हम देखेंगे ड्रग की डेफिनेशन। ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर ह्यूमन। ड्रग इंटरनली भी यूज़ की जाती है, एक्सटर्नली भी यूज़ की जाती है ना। जैसे बाम वगैरह हो गया, वो हम कहाँ लगाते हैं? स्किन के ऊपर यूज़ की जाती है। पैरासीटामोल हो गया, है ना। एजिथ्रोमाइसिन जो ड्रग्स होती है वो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन, जो आप अधिकतर सर्दियों में ली जाती है ना। सर्दी वगैरह हो जाती है या फिर आपको एलर्जी हो जाती है तो हम लोग क्या लेते हैं? सिट्रीजिन लेते हैं। All substance intended to be used for an in diagnosis, treatment, mitigation और prevention of any disease। ड्रग हम क्यों लेते हैं? किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, प्रिवेंट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू, ये क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है। इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी ड्रग का टैबलेट बनाना, ड्रग बनाना। किस तरह से? अब पैरासीटामोल है तो एकदम से पैरासीटामोल एस्प्रिन तो बन नहीं जाएगा, है ना। हम उसे लैब में बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। तो उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्या कि कौन से केमिकल्स को कौन से केमिकल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पैरासीटामोल मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसी में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या देखते हैं? क्या प्रोसेस यूज़ करना है आपको, किस तरह से उसके क्या प्रोसीजर है ना, और कौन कौन से ड्रग मतलब केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब क्या इसमें आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या आ जाएगा? किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में उस ड्रग को बनाना, देन फिर उसके बाद में उसकी फिनिशिंग करना, फिर पैकेजिंग करना, पैकेजिंग के बाद में लेबलिंग करना, ये सब किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में। देन फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना, रिटेलर को, होलसेलर को, ये सब किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स क्या होता है इसका मतलब? पेटेंट मतलब कोई भी ड्रग को अपने नाम पे पेटेंट करवा लेना। जैसे आप लोग देखते हो सॉन्ग वगैरह देखते हो, इन एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉन्ग हो गया, तो वो क्या होता है कि हाँ उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है कि हाँ वो आप उनसे आपका वो सॉन्ग जो है वो आप उनकी परमिशन के बिना नहीं गा सकते, ठीक है। वो उनके नाम पे पेटेंट है। जब तक 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरह से वो पेटेंट हो जाता है। तो पेटेंट मतलब अपने नाम पे फिक्स करवा लेना कि आपकी परमिशन के बिना वो नहीं गा सकते। जैसे आपने कोई रिसर्च करा है, कोई रिसर्च वर्क करा है ना। अगर आपने कोई इक्विपमेंट बनाया है तो आप उसको क्या कर लोगे? पेटेंट कर लोगे, ताकि आप ही उसको बना सकते हो। आपकी परमिशन के बिना कोई और उसे आपका प्रोसीजर फॉलो करके नहीं बना सकता है। अगर आपको उसको बनाना है तो आप वो आपको पैसे देगा, फिर भी वो बना सकता है। तो उसे क्या हम बोलते हैं? हम लोग पेटेंट बोलते हैं। ओके, थैंक यू।